यस क्लास 11th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग कर रहे थे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में बोरोड फंड के जो मेन टॉपिक था डिबेंचर हम कर चुके हैं। अब बस थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं, इनको भी ख़त्म करते हैं और चैप्टर को भी फिनिश करते हैं। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, डिबेंचर का एक टॉपिक रह गया था, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इम्पॉर्टेंट है, करेंगे। देन नेक्स्ट हम शुरू कर देंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो बोरोड फंड का है, दैट इज़ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। छोटे छोटे टॉपिक फटाफट कवर होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस क्लास 11 चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक टॉपिक लास्ट वाला, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के टाइप्स वेरी इजी बट इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर दैट इज सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर तो सेकंड क्या है, अनसिक्योर डिबेंचर। अब सिक्योर डिबेंचर क्या है और अनसिक्योर डिबेंचर क्या है, आप याद कीजिए बेटा। मैंने डिबेंचर्स के फीचर्स में आपको एक चीज़ बताई थी कि डिबेंचर्स एक ऐसा बोरोड फंड है जिसमें हमें क्या, कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो जिसमें कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स के पास अपनी कोई ना कोई एसेट गिरवी रखवानी पड़ती है। क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स कि मैम ये कैसे, वो डिबेंचर होल्डर्स तो इतने सारे हैं, इतनी जगह पर फैले हुए हैं, तो उन सबके पास कैसे सिक्योरिटी रखवाते हैं। तो ऐसा नहीं होता बेटा, एक ट्रस्ट मेंटेन किया जाता है, एक बीच में बैंक आता है, बैंक ट्रस्टी के रूप में काम करता है, और फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें वो जो बैंक देखता है कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, सिक्योरिटी क्या है, सब चीज़ें वो ट्रस्टी देखता है। तो चलिए वो तो आपका सिलेबस का नहीं है पार्ट, वो सिर्फ एक समझाने के लिए था। तो मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर होल्डर्स के पास बिजनेस को अपनी कुछ एसेट गिरवी रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी के रूप में रखनी पड़ती हैं। तो ऐसे डिबेंचर जहां पर एसेट गिरवी रखनी पड़ रही हैं तो वो हो गए सिक्योर्ड डिबेंचर्स, क्योंकि वो तो सिक्योर्ड हैं, राइट। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स हो गए जिनको इशू करते हुए कंपनी अपनी कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखती है, कोई भी एसेट सिक्योरिटी के तौर पर नहीं देती डिबेंचर होल्डर्स को। तो ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं, जो उनके पास डिबेंचर्स हैं। अब ऐसे में कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सबसे पहले जब एसेट बिकती हैं, सिक्योर डिबेंचर के लिए जो गिरवी रखी हुई थी या जो उनके लिए रखी हुई थी एसेट, तो वो बिकती हैं, तो सबसे पहले सिक्योर डिबेंचर्स को दिया जाता है और उसके बाद ही अनसिक्योर डिबेंचर्स को दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट करते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेयरर डिबेंचर्स। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स के किए थे टाइप्स, याद है, दो दो होते थे और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे फर्स्ट हमने किया सिक्योर तो दूसरा हो गया अनसिक्योर, ऐसे ही थर्ड फोर्थ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेयरर डिबेंचर्स। बेयरर को अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स भी कहते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनके नाम, जिन्होंने खरीदा है डिबेंचर्स को, उनके नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखे होते हैं, मतलब वो हो गए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। मीन्स अगर वो चीज़ अपने डिबेंचर को खरीदेंगे या बेचेंगे या जो भी कुछ अपना डील कर रहे हैं कोई भी, तो उनको सपोज रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है, अगर वो अपनी डिबेंचर को सेल करते हैं तो ऐसे में उनको अपना नाम उस रजिस्टर से हटवाना पड़ेगा और जो बायर है डिबेंचर्स का उसका नाम उस रजिस्टर में लिखवाना पड़ेगा, तो तभी वो डिबेंचर होल्डर कहलाएगा जो जिसने डिबेंचर्स खरीदे हैं। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका प्रॉपर रिकॉर्ड एक कंपनी मेंटेन करती है, उनके नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं कि ये हमारे डिबेंचर होल्डर हैं। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं या बेयरर डिबेंचर वो होते हैं जिनको खरीदने या बेचने के लिए कभी भी रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब उनको कंपनी के पास जाके अपना नाम चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आप डिलीवरी करते हैं, आप डिबेंचर्स दे देंगे दूसरे पर्सन को जो खरीद रहा है, वही उसका क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। मतलब इनका कोई रिकॉर्ड कंपनी के पास, क्या कंपनी इनके लिए कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करती, तो ये खरीदते और बेचे कैसे जाते हैं? सिर्फ डिलीवरी पे ही खरीदे और बेचे जाते हैं। मैंने अगर अनरजिस्टर्ड डिबेंचर को बेचना है तो फिर बस मैं अपने डिबेंचर उस पर्सन को दे दूंगी और पैसे दे दूंगी, बस। बाकी और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका नाम चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तो अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं, राइट। नेक्स्ट करते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स याद कीजिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी होते थे और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी होते थे। ऐसे ही कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आफ्टर सम टाइम यू कैन कन्वर्ट योर डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कि आप कुछ टाइम के बाद आप अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में चेंज करा सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, उनको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स ही रहेंगे उनके पास, वो अपने आने वाले टाइम में इसको इक्विटी शेयर में चेंज नहीं करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरेट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि मैम ऐसा क्यों, वो डिबेंचर्स को क्यों चेंज करवाना चाहते हैं, मतलब ऐसे सिर्फ क्या फ़ायदा है? देखो एक सिंपल सी बात सुनो, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर मैं डिबेंचर क्यों खरीदूंगी किसी कंपनी का? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे सिक्योर्ड इनकम मिलेगी, इतना परसेंटेज फिक्स है और मुझे पक्का 100% मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है। नॉट ओनली दैट, मेरे को मेरा जो पेमेंट है वो भी टाइमली वापसी मिल जाएगी। मैं सिक्योर हूँ, इसलिए तो मैंने डिबेंचर खरीदा है, क्योंकि डिबेंचर आपको सिक्योरिटी देता है, राइट। अब कई बार ये होता है, हम लोग शुरू में तो कोई नई कंपनी है तो मैं क्या करूँगी कि चलो डिबेंचर खरीदते हैं, क्योंकि भी कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, प्रॉफिट अर्न करेगी नहीं करेगी। इक्विटी शेयर, अगर मैं इक्विटी शेयर खरीदूंगी तो हो सकता है कि लास्ट में, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बचेगा तो दे देंगे, ज़्यादा बचेगा तो ज़्यादा दे देंगे, कम बचेगा तो कम दे देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। लेकिन अब डिबेंचर होल्डर्स को तो मिलता ही है इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, डिबेंचर्स खरीद लिए। जब मैंने सोचा ये तो फ़ायदा बहुत कमा रही है कंपनी, मतलब जो लास्ट में इतना सारा प्रॉफिट बच जाता है वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर ले रहे हैं, उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, तो मैं तो एक छोटा सा परसेंटेज लेके अलग हो जाती हूँ डिबेंचर पे इंटरेस्ट लेके। तो अब मेरे को लग रहा है कंपनी अच्छी चल रही है, फ्यूचर में भी अच्छी चलेगी, तो मैं क्या करूँगी, अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में चेंज करा लूँगी, क्योंकि इससे मुझे प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा ये वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी भी अपनी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। चलिए, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर हमारे लिए तो सिर्फ एक ही लाइन है सिलेबस में कि ऐसे डिबेंचर जिनको इक्विटी शेयर में चेंज करवा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल जिसको नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। कोई नहीं, फर्स्ट डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको सेकंड डिबेंचर से पहले पेमेंट करेंगे, वो फर्स्ट डिबेंचर। तो सेकंड डिबेंचर वो डिबेंचर जिनको फर्स्ट डिबेंचर के बाद रीपेमेंट किया जाता है, तो सेकंड डिबेंचर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर, वो सिंपली एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट डिबेंचर वो जिनका पहले रीपेमेंट किया जाना है, सेकंड डिबेंचर वो जिनका फर्स्ट डिबेंचर के बाद रीपेमेंट किया जाना है, तो वो फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। चलिए, ये पॉइंट क्लियर है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। एक एक लाइन का है, बस इसको आपको रीड करना है। रीड भी क्या करना है, अब तो आपको समझ आ चुका है, आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। कम टू नेक्स्ट बोरोड फंड पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा डिबेंचर्स खत्म हो जाता है, टॉपिक खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट बोरोड फंड को लेते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम लोग बोरोड फंड कर रहे हैं तो नेचुरल लोन की बात तो होगी। तो यहाँ पर हम ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि वो इंडस्ट्रीज़ को लोन दे सके और उनकी डेवलपमेंट में हेल्प हो सके। हर एक कंट्री चाहती है कि उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। हमें पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही हमारा जो कंट्री होती है, हमारी कंट्री डेवलप करती है। जितना अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उतनी ज़्यादा आपकी कंट्री डेवलप। तो इसीलिए हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी इंडस्ट्रीज़, उसके बिजनेसेस क्या करें, डेवलप करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनको फाइनेंस भी अवेलेबल कराया जाए। और फाइनेंस कैसे अवेलेबल कराएंगे, लोन के फॉर्म में उनको अवेलेबल कराएंगे। तो गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले जाएं जो कि इनको लोन प्रोवाइड कराएं एक
कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कराएं ताकि ये लोग उस पैसे का यूज़ अपने इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट में कर सकें, राइट। अब लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट खोलती है, लाइक IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम पढ़ेंगे, अभी इसके टाइप्स भी थोड़े बहुत पढ़ेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये आपको लोन तो प्रोवाइड कराएंगे, आपकी इंडस्ट्री है, आपका बिजनेस है, स्पेशली आपके लिए खोले गए हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, आप यहाँ से पैसे ले सकते हैं। नॉट ओनली दैट, ये आपके शेयर्स या डिबेंचर जो आप लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर या डिबेंचर, मतलब एक कंपनी जो शेयर या डिबेंचर अपने इशू करती है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन शेयर्स और डिबेंचर्स को भी खरीदते हैं, एक बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा जो शेयर या डिबेंचर्स हैं वो खरीदते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी को पैसा मिल जाता है, तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में भी उसकी हेल्प हो जाती है कि शेयर या डिबेंचर्स को खरीद के वो पैसा कंपनी के पास पहुंच गया। और क्या करते हैं, इसके अलावा और भी उनको गाइडेंस होती है, कोई भी उनको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराते हैं। नॉट ओनली दैट, वो डिफरेंट टाइम पे एनालिसिस भी करते रहते हैं बिजनेसेस का। कई बार हम देखते हैं ना, कई रिपोर्ट्स आती हैं तो हम पढ़ते हैं कि ये बिज़नेस में आजकल क्या चल रहा है, बिज़नेस की ग्रोथ कितनी चल रही है, कौन सा बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तो वेरियस एनालिसिस जो होते हैं, जो कि एक बिज़नेस को काम आते हैं, जो वो एनालाइज करती है तो भी डिसीजन लेते हैं बिजनेसमैन, तो वो सारे एनालिसिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइम टू टाइम करती रहती है, जो कि बिज़नेस फील्ड के हैं, और इससे क्या होता है, हेल्प हो जाती है बिज़नेस को, राइट। तो इस तरह से वो हेल्प करती है। नोट, इसके अलावा क्या हेल्प करती है, इसके अलावा अगर मान लो किसी बिज़नेस को चाहिए कि उसको बाहर से कुछ इंपोर्ट कराना है, रॉ मटेरियल, मशीनरी, कुछ भी, तो ऐसे में फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। हमें सबको पता है कि RBI इज़ द वन जिसको ऑथोराइज़ किया हुआ है फॉरेन करेंसी के लिए, लेकिन अब RBI ने वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को भी ऑथोराइज कर रखा है कि आप लोग भी फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेसमैन को क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर उन्हें बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है तो वो इजीली उसको इंपोर्ट कर सकें। तो इस सब वे से वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक बिजनेस की, राइट। एक बार पढ़ते हैं इसके फीचर्स। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्यों कर रही है, क्योंकि उनका एम क्या है, टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से आगे हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा। देन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ध्यान रखेंगे ये मीडियम टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, बट एक बिज़नेस के लिए मीडियम टर्म फाइनेंस को अरेंज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो कि एक लंबे टाइम तक के लिए पैसा लिया जाता है, तो ये मेनली क्या कर रहे हैं, बिज़नेस को एक लंबे टाइम तक, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो एक लंबे टाइम तक उसकी हेल्प करते हैं, उसको फाइनेंस प्रोवाइड करके। देन प्रोवाइड लोन इन फॉरेन करेंसी, अभी मैंने आपको बताया कि फ़ॉरेन करेंसी भी हमें चाहिए होती है, कई बिज़नेस को चाहिए होती है जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है, या फिर कुछ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस नहीं भी है तो कोई ऐसी मशीनरी है जो कि उनको अपने बिज़नेस के लिए चाहिए, जो बाहर से ही मिल सकती है, हमारी कंट्री के बाहर से, तो ऐसे में उनको फॉरेन करेंसी चाहिए, और हेल्प कौन कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Also conduct the market survey and provide technical assistance. Not only that, ये टाइम टू टाइम सर्वे करते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखो, सर्वे किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो सब सर्वों को देखता है, जब सर्वे होते हैं उन सब सर्वे को देखता है, और उसी के बेस पे ही वो क्या लेता है, डिसीज़न लेता है कि आजकल क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चेंज है, कहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल क्या चेंजेस हैं, तो उन्हीं को देखकर वो अपने डिसीजन ले पाता है, राइट। तो ये तो एक सिंपल सा था। अब इसके बाद हमारे पास इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स रह गए, और थोड़ी बहुत हम टाइप्स भी पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, राइट। चलिए अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ आए कंसेप्ट तो लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, राइट। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर देते हैं, तो ये वाली बात थोड़ी सी वैसे हो गई। चलिए लास्ट में मैं बोलती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।